अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 कंसर्न्ड है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी मिक़दारों को कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी मिक़दारों को कहते हैं जिनकी पैमाइश मुमकिन हो सके। ऐसी मिक़दारें जिनकी पैमाइश पॉसिबल ना हो, दे आर नॉट फिज़िकल। तो ये समझ लें कि फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। हर वो मिक़दार जिसकी पैमाइश मुमकिन हो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की रेंज में आ जाती है और फिज़िक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल है। और ऐसी मिक़दारें जिनकी पैमाइश पॉसिबल ना हो वो फिज़िक्स के गिरफ्त में नहीं आती। अभी हम इसका ये पैरा नंबर 1 पढ़ते हैं। द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट अपॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ in terms of which laws of physics are expressed. Among these, therefore, these quantities have to be measured accurately. Among these are mass, length, time, velocity, force, density, temperature, electric current, and numerous others. यहाँ हमने जिन मिक़दारों के नाम लिए हैं ये तमाम की तमाम मिक़दारें मेजरेबल हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज whose definitions are based on the other physical quantities, velocity, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। अगर हम वेलोसिटी को देखें तो ये है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक्सेलरेशन को देखें तो ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स इज सिंपली मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि ये तीनों मिक़दारें सिंगल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, ये अलग अलग चीज़ों के कम्बिनेशन से हमारे से वजूद में आती हैं। सो दीज आर यूजुअली viewed as derived quantities. Base quantities are not defined in terms of other physical quantities. यानी बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता। द बेस क्वांटिटीज़ आर मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ in terms of which other physical quantities can be defined. यानी ये ऐसी मिक़दारें हैं जिनकी इस्तिलाह में दूसरी मिक़दारों को डिफाइन किया जा सकता है। The typical example of the base quantities are length, mass, time, temperature, amount of substance और intensity of light। यानी बेस क्वांटिटीज़ की कुल मिक़दार तकरीबन 7 है। अच्छा, फिर वो कहता है कि द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। यानी किसी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। फर्स्ट, द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड सेकेंड, the establishment of a procedure for comparing the quantity to be measured with standards so that number and unit are determined as the measure of that quantity.
यानी बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट में दो स्टेप्स बहुत अहम हैं। उसमें पहला ये है कि हम एक स्टैंडर्ड को एडजस्ट करें, और दूसरा कि हमारे पास वो मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हम मेजर की गई मिकदार का नंबर और उसके यूनिट्स को स्पेसिफाई कर सकें। An ideal standard has two principal characteristics. एक आइडियल स्टैंडर्ड की दो बड़ी खासियतें हैं। इट इज एक्सेसिबल एंड इट इज इनवेरिएबल। नंबर 1 कि ये हमारी पहुंच में हो और इसमें कोई तब्दीली ना हो। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इसकी वजाहत करूं कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक आइडियल स्टैंडर्ड लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कपड़े वाले की दुकान पे जाएं तो एक लंबा सा मीटर रॉड होता है, उसके साथ वो कपड़े की पैमाइश करके सेल करता है। अब ये वाला मीटर जो कपड़े वाले की दुकान पर मौजूद है, ये चूँकि मटेरियल बॉडी है, गर्म होने पे फैल सकता है और ठंडा होने पे सिकुड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गर्मियों का मौसम होगा तो मीटर की लंबाई ज़्यादा होगी, और अगर सर्दियों का मौसम होगा तो उसकी लंबाई कम होगी। और जो स्टैंडर्ड होता है उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहता है कि दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इनकम्पैटिबल एंड अ कॉम्प्रोमाइज हैज़ टू बी मेड बिटवीन देम। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि दो ऐसी मिकदारें जिनका इकट्ठे मौजूद होना पॉसिबल ना हो और हमें एक दरमियानी राह तलाश करनी पड़े। ये देखें कि मीटर गर्मियों में उसकी लंबाई बढ़ेगी, सर्दियों में उसकी लंबाई कम होगी, लेकिन वो लंबाई में होने वाली कमी या लंबाई में होने वाला इजाफा इतना कम होता है कि हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम सर्दियों में उसे ये नहीं कहते कि आपने कपड़ा हमारे लिए कम मेजर किया है, और गर्मियों में ये नहीं कहते कि आपने हमारे लिए कपड़ा ज़्यादा मेजर किया है। मैं फिर से ये ज़रा पैरा पढ़ता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व टू स्टेप्स। फर्स्ट, द चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड, कि आप जब पैमाइश ले रहे हों तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड सेकेंड, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोसीजर फॉर द कंपेयरिंग of the quantity to be measured with the standard so that number and unit are determined as the measure of that quantity. नंबर का मतलब है कि लंबाई अगर नापी है तो कितने मीटर है, और अगर आपने कोई चीज़ नापी है तो उसका यूनिट होना चाहिए। उसका यूनिट मीटर है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ नंबर है वो 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, 3 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है। और अगर आप मीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में इस्तेमाल होने वाला यूनिट जो है वो गज़ है, जो कि आम तौर पर अब डिस्कार्ड किया जा चुका है। एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ टू प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ एक्सेसिबल, ये पहुंच में हो, एंड इट इज़ इनवेरिएबल, और ये इसमें तब्दीली ना हो। दीज टू रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इनकम्पैटिबल, यानी ये दोनों ही रिक्वायरमेंट ऐसी हैं कि जो अपनी यानी एक्सट्रीम हालत में इकट्ठी नहीं हो सकती। यानी आपके पास एक चीज़ एक्सेसिबल भी हो और इनवेरिएबल भी हो। These two requirements are often incompatible and compromise has to be made between them. अच्छा, उसके बाद आ जाता है
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये है कि हमारी दुनिया के तकरीबन जितने भी कंट्रीज़ हैं, इन सब लोगों के जो पैमाइश करने के यूनिट्स हैं वो एक जैसे हों। In 1960, an international committee agreed on a set of definitions and standards to describe the physical quantities. The system that was established is called System International. यानी 1960 में तमाम मुल्कों के साइंसदानों ने मिलकर एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जो कि सिस्टम इंटरनेशनल कहलाता है, यानी औज़ान पैमाइश का बैनुल अक़वामी निज़ाम, ऐसा निज़ाम जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो। ड्यू टू द सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस with which the units in the system are amenable to arithmetic manipulation, it is universal use by world's scientific community and by the most nations. ये वाला सिस्टम तकरीबन ज़्यादातर अक़वाम आलम इस्तेमाल कर रही हैं। The system international SI is built up from three kind of base units: supplementary units and derived units. यानी ये वाला जो सिस्टम इंटरनेशनल है ये 3 तरह के यूनिट्स से बना हुआ है, जिसमें एक यूनिट का नाम है बेस यूनिट और दूसरे का नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स और तीसरे का नाम है डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स यानी बेस यूनिट क्या है? देयर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली लेंथ, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. The name of base units for these physical quantities together with their symbols are listed in the table. यानी ये टेबल आपकी बुक के लेफ्ट कॉर्नर पे दिया गया है जिसका नाम है टेबल नंबर 1.1। General Conference on Weight and Measure has not yet classified certain units of the SI under either base units or derived units. These SI units are called supplementary units. For the time being, this class contains only 2 units of purely geometrical quantities, which are plane angle and the solid angle. अच्छा, प्लेन एंगल में यानी पहले नंबर पर आता है रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन इज द प्लेन एंगल between 2 radii of a circle which cut off on the circumference an arc equal in length to the radius as shown in figure. जैसा कि आपको इस शक्ल में दिखाई दे रहा है कि इस शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका नंबर है फिगर नंबर 1.1। ये समझ लें कि आपने कंपास को खोला और पॉइंट O को मरकज मानकर एक आर्क लगा दी। फिर इसकी सर्कमफेरेंस के एक साइड पर आपने कंपास को रखा और दूसरे सिरे पर रेडियस को चेंज किए बगैर एक दूसरी आर्क लगा दी। आप गौर से देखेंगे कि जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है उसकी लंबाई यानी उस एक ट्रायंगल की तीनों लंबाइयां आर के बराबर हैं। तो दरअसल एक रेडियन किसी सर्कल के सेंटर पर बनने वाला वो एंगल होता है जो एक आर्क सर्कल के सेंटर पे बनाती है
और उस आर्क की लंबाई भी रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन इज द सॉलिड एंगल, 3-dimensional एंगल subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of the sphere। बेटा ये बात याद रखें, ये आपकी बुक के ऊपर ये बनी गई फिगर 1.1b के नाम से है। इसको अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ये समझ लें कि एक फुटबॉल है। फुटबॉल की सरफेस पर आपने एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल का एरिया कितना हो, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और वो सर्कल जो स्फीयर के सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल वुड बी 1 स्ट्रेडियन। नंबर 3 पे आता है derived units। ऐसा यूनिट फॉर measuring all other physical quantities are derived from the base and supplementary units। Some of the derived units are given in the table 1.3, जिसमें दिया गया है फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन है, इसको सिंबॉलिकली n से, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं। वर्क, इसका यूनिट जूल, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जे क्या है, न्यूटन इनटू मीटर। अब हम ये डिफाइन कर चुके कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर ये मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह पावर का यूनिट वॉट है, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम है। उम्मीद है बेटा कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। और अगर आप इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ पाए तो इसमें आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं, 0345 666 4645। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं और कोई इसके मुतल्लिका क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।